गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे आगे का कंस्ट्रक्टर का टाइप, दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी तक हम लोग ने क्या देखा? इस ये चैप्टर में कंस्ट्रक्टर देखा, डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, सिंटैक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, देन स्मॉल प्रोग्राम ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, then again types of a constructor. In it we have seen first type, that is default constructor means constructor without taking any argument. After it we are going to see पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर मतलब अभी आपको मालूम है, आपको जावा में बहुत सारे डाउट रहेंगे, वो आपके बेसिक रहेंगे सी और सी प्लस प्लस के। सो बेटर आस्किंग एनी डाउट फर्स्ट रिफर यूर सी एंड सी प्लस प्लस बुक, और यू कैन चेक आउट कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट also with the डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। के पैरामीटर क्या रहते हैं अभी ये समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? फिर भी एक बार जान लो कि पैरामीटर मतलब क्या है। जो वैल्यू कहीं कहाँ पे रहती है, विद इन द ब्रैकेट्स, या फिर सिंपल याद रखो पैरामीटर मतलब वैल्यू जो हम लोग पास करते हैं। अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट इज नोन एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऐसा एक कंस्ट्रक्टर जिसको पैरामीटराइज या फिर एज अ वैल्यू पास करते हैं वो क्या रहता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इज यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यू टू द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट रहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉल होगे, क्रिएट हो गए तो क्या जनरेट होगा, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू सेंड करने के लिए क्या काम में आता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इट इज पॉसिबल टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विथ अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू। जैसे ऑब्जेक्ट को वैल्यू सेट करनी है, इसी का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को वैल्यू सेंड करनी है तो मैं क्या करूँगा कि डिफरेंट वैल्यू सेट कर सकता हूँ। दिस डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू इनिशियलाइज टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी पास एज अ आर्ग्यूमेंट व्हेन कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक। के जैसे भी मैं एज अ पैरामीटर पास करता हूँ तो वो मैच कर लेता है कि कौन से टाइप का वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट कॉल होगा, और वो हिसाब से वो क्या करेगा, फंक्शन या फिर मेथड कॉल होगा, ठीक है? द पैरामीटर लिस्ट कैन बी स्पेसिफाइड इन द पैरेंथेसिस। पैरामीटर की लिस्ट, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट मतलब वैल्यू की लिस्ट पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर। इन अ सेम वे दैट पैरामीटर लिस्ट इज स्पेसिफाइड इन अ मेथड। आखिरकार कंस्ट्रक्टर भी क्या है? एक मेथड ही है। तो कंस्ट्रक्टर को मैं पैरामीटर पास करूँगा तो वो सिमिलर किसके जैसा हो जाएगा? कोई भी मेथड को मैं वैल्यू पास करूँ उसके जैसा ही हो जाएगा वो। देखो आपको वो पेज का फोटो दिखाता हूँ मैं, दिख रहा है? एक मिनट में ऊपर के चारों पॉइंट पढ़ लो जो मैंने अभी आपको बोला। ठीक है, ये हुआ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी प्रोग्राम फॉर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एकदम इजी है। सबसे पहले स्टार्ट करो पहले लाइन से। स्टार्टिंग लाइन क्या है? क्लास स्टूडेंट इन्फो। इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट इन्फो नाम का क्या है? आपका एक क्लास है, बराबर है? इसके बाद 4 लाइन दी है। इंट, रोल नंबर, मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड टोटल। ये 4 क्या है? आपके वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? सबको मालूम है। वेरिएबल की वैल्यू में कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं दे सकता, ठीक है? जो उसकी वैल्यू की रेंज रहेगी या फिर कंपैटिबिलिटी रहेगी उसके हिसाब से मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं कभी इंट ए इक्वल टू 10 भी बोलूँ या फिर इंट बुक में छपा रहेगा इंट ए इक्वल टू 20 भी बोलूँ, सिमिलर होता है। उसके लिए आपका प्रीवियस नॉलेज अच्छा होना चाहिए और अच्छे से पढ़ा लिखा होना चाहिए आदमी, ठीक है? अभी 4 वेरिएबल हो गए। वेरिएबल के बाद क्या लिखा है? स्टूडेंट इन्फो। ये क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर हो गया। क्यों कंस्ट्रक्टर हो रहा है? क्योंकि इसका नाम देखो और ऊपर वाले क्लास का नाम देखो, क्या है? सिमिलर है। अभी देखो पहले वाले एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट जैसे भी हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे थे वो खाली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट हम लोग ने रखा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? तो 2 टाइप विद इन द स्टूडेंट इन्फो क्या है? 3 टाइप के वेरिएबल पास कर रहे हैं। इंट रोल नंबर, इंट M1,
इंट m2। मतलब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 वैल्यू पास की है। खाली वैल्यू पास करने से कुछ होता है क्या? नहीं, उसका डेटा टाइप भी होना चाहिए। विद इन द ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या लिखा है? रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, मार्क्स m1 इक्वल टू मार्क्स, मतलब m1 की वैल्यू जो है वो असाइन किस में हम लोग कर रहे हैं? मार्क्स में कर रहे हैं। m2 की वैल्यू किस में असाइन कर रहे हैं? मार्क्स 2 में कर रहे हैं। ये हो गया कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कौन सा है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसके बाद इंट टोटल, इसका मतलब है टोटल नाम की एक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट। मतलब ये रिटर्न कुछ तो करेगी, दिख रहा है आपको सामने। कंसेप्ट है वापस सी एंड C++ का। लेकिन टोटल की वैल्यू क्या है? मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2। जो वैल्यू मार्क्स 1 मार्क्स 2 में आएगी उसके एडिशन करके वो कहाँ पे असाइन हो रही है? टोटल में हो रही है। और मैं क्या कर रहा हूँ? रिटर्न टोटल। उसके बाद और एक मेथड बनाई, कौन सी? डिस्प्ले रिजल्ट, जिसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में क्या लिखा मैंने? रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इज रोल नंबर। कॉन्केटेनेट ऑपरेटर यूज़ किया, मालूम है आपको कॉन्केटेनेट ऑपरेटर क्या रहता है। देन मार्क्स 1 आर कॉन्केटेनेट ऑपरेटर यूज़ किया और मार्क्स 1 डिस्प्ले किए। मार्क्स 2 के लिए भी सिमिलर किया। और टोटल, ये सब कुछ कैलकुलेट होके कहाँ से आ रहा है? मेरा ऊपर से आ रहा है। अभी उसके बाद है क्लास स्टूडेंट रिजल्ट। ये हुआ आपका मेन क्लास। प्रोग्राम किस नाम से सेव होगा? स्टूडेंट इन्फो नाम से सेव नहीं होगा। अगर स्टूडेंट इन्फो नाम से सेव किया तो उसको मेन नहीं मिलेगा। मेन नहीं मिला तो प्रोग्राम खाली कंपाइल होगा, रन नहीं होगा। हमें क्या करना है? कंपाइल एज वेल एज रन करना है। रन करने के लिए कौन सी मेथड चाहिए? मेन चाहिए। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे वेरिएबल दिए है वापस से। ऐसा भी आप लिख सकते हो वेरिएबल, नहीं तो वापस कोई पूछेगा ऊपर 3 दिए हैं नीचे एक लाइन में दिए है तो मैं गलत बोला, ऐसे नहीं है। वापस से बोल रहा हूँ, आपका नॉलेज बढ़ाओ। इंट टोटल 1 कॉमा टोटल 2, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, इंट टोटल 1 सेमी कॉलम, इंट टोटल 2 सेमी कॉलम, इंट ग्रैंड टोटल सेमी कॉलम, ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी आया आपका मेन एग्जीक्यूशन। सबसे पहले क्या है? स्टूडेंट इन्फो स्टूडेंट 1, ये क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया। C++ में आप पढ़े हो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। इसका ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट इन्फो का। इसका मतलब है स्टूडेंट इन्फो नाम के क्लास में जो कुछ भी था वो सब कुछ मुझे कहाँ पे मिल गया? स्टूडेंट 1 में। लेकिन मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो कंस्ट्रक्टर के हिसाब से वैल्यू पास करना है। लेकिन कंस्ट्रक्टर हम लोग से क्या उम्मीद रखता है? इंट रोल नंबर, इंट m1, इंट m2, 3 वेरिएबल जो इंटीजर डेटा फॉर्मेट में होने चाहिए, एज वेल एज उनका नाम भी होना चाहिए, सीक्वेंस में मैच होनी चाहिए। तो मैं 3 वैल्यू पास की 1, 50 एंड 80। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कॉल, ऑब्जेक्ट बनाते ही कौन कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में 1 कहाँ पे असाइन हो गया? रोल नंबर को। रोल नंबर असाइन हो गया रोल नो को। रोल अंडरस्कोर नंबर NO को असाइन होगी 1 वैल्यू, वो कहाँ पे चली गई रोल नो। देन जो वैल्यू है 50, वो किस कहाँ पे असाइन होगी? M1 को। बट M1 किसे असाइन किया है? मार्क्स 1 को। देन वैल्यू है 80, वो कहाँ पे असाइन होगी? M2 को। देख रहा है मैच हो रहा है, 3 इंटीजर वैल्यू 3 जगह पे पास हो रही है, तो वो असाइन होके M2 असाइन किसे हो रहा है? मार्क्स 2 को। मतलब रोल नंबर मार्क्स 1 मार्क्स 2, इतना हम लोग ने इतना असाइन कर दिया। सिमिलर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अलग से वैल्यू पास कर सकता हूँ। जो अलग से होके वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ मैं? तो 2, 40 एंड 60। इसका मतलब क्या बना? वापस से दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो वापस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो 2 नाम की वैल्यू रह जाएगी जो रोल नो करके है वो वेरिएबल को। कैसे आपको मालूम है? ऊपर वाले जैसे ही। M1 की वैल्यू क्या रहेगी? 40, वो असाइन किसे हो जाएगी? मार्क्स 1 को। M2 की वैल्यू कितनी है? 60, वो किसे असाइन हो जाएगी? मार्क्स 2 को। अभी अपने पास मार्क्स आ गए, कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक मेथड कॉल होती है टोटल की और एक डिस्प्ले रिजल्ट करके है, बराबर है। अभी आगे का एग्जीक्यूशन देखो आप। यहाँ पे देखो टोटल 1 करके है, तो टोटल 1 है, तो टोटल 1 के साथ क्या क्या कॉल होगा? टोटल 1 इक्वल टू स्टूडेंट 1 टोटल। तो स्टूडेंट 1 मतलब पहले ऑब्जेक्ट का जो
टोटल है वो कॉल होगा, स्टूडेंट 2 का टोटल कॉल होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेके टोटल कैलकुलेट करेगा। पहले में 3 वैल्यू अलग है, दूसरे में 3 वैल्यू अलग है। और ग्रैंड टोटल क्या बोल रहा हूँ मैं, टोटल 1 प्लस टोटल 2। टोटल 1 की वैल्यू ऊपर से आ रही है, टोटल 2 की वैल्यू भी ऊपर से आ रही है। वो वैल्यू फाइनली असाइन किसमें हो रही है, ग्रैंड टोटल में। और दोनों की डिस्प्ले रिजल्ट मेथड कॉल कर रहा हूँ मैं, लेकिन डिस्प्ले रिजल्ट किसके लिए कर रहा हूँ, तो दो अलग अलग वैल्यू के लिए मैं एज ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, तो वो टाइम पे जो वैल्यू रहेगी डिस्प्ले रिजल्ट के लिए वो डिस्प्ले होगी। और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन, जो आउटपुट स्टेटमेंट है, क्या इनपुट स्टेटमेंट है, तो वो है आपकी आउटपुट स्टेटमेंट। वो हिसाब से मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, ग्रैंड टोटल इज एंड कॉन्केटेनेट ऑपरेटर। कॉन्केटेनेट मतलब क्या, प्लस। जब भी टेक्स्ट फील्ड या फिर टेक्स्ट लाइन, सॉरी टेक्स्ट फील्ड नहीं, टेक्स्ट लाइन को ऐड करना रहता है या फिर ज्वाइन करना रहता है विथ एनी इंटीजर वैल्यू डायरेक्टली, तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्केटेनेट ऑपरेटर दैट इज प्लस वाला सिंबल यूज़ करता हूँ। तो देखो आपका आउटपुट देखो, रोल नंबर 1 पास किया था, मार्क्स 150 थे, मार्क्स 2 80 थे, और दोनों का टोटल किस में आया, 50 प्लस 80 130। दूसरे ऑब्जेक्ट में पास किया था रोल नंबर 2, मार्क्स थे 40 60, तो दोनों का टोटल कितना है 100। और ग्रैंड टोटल ऊपर से कैसे डिस्प्ले कर रहा हूँ, ग्रैंड टोटल मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले। तो ग्रैंड टोटल क्या होता है, टोटल 1 प्लस टोटल 2 दैट इज 130 प्लस 100 दैट इज 230। 230 वैल्यू असाइन किस में हो गई, ग्रैंड टोटल में हो गई। बट मुझे लिख के चाहिए, इसलिए देखो लास्ट की लाइन और प्रोग्राम की लास्ट की लाइन दोनों मैच हो रही है। देखो ग्रैंड टोटल इज है, तो नीचे भी है प्लस, मतलब कॉन्केटेनेट कर रहा हूँ। एक साइड पे आपका टेक्स्ट टू भी डिस्प्लेड था और ग्रैंड टोटल डिस्प्ले करनी है, तो ग्रैंड टोटल की वैल्यू क्या थी, 230, जो ऊपर से आई है हमारे पास। समझा, सिंपल है आपका प्रोग्राम। अभी नेक्स्ट आपको देखना है, डिस कीवर्ड। तो ये पहले जैसा ही है कि डिस क्या रहता है नॉर्मली, कि जो आप रेफरेंस करते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट, तो करंटली इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, दिस मेनी टाइम्स इट इज नेसेसरी टू रिफर इट्स ओन ऑब्जेक्ट इन अ मेथड और अ कंस्ट्रक्टर टू अलाउ दिस जावा डिफाइंस द डिस कीवर्ड। के ओन ऑब्जेक्ट को मेनी टाइम्स मतलब बहुत टाइम क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू रिफर टू इट्स ओन ऑब्जेक्ट इन अ मेथड और अ कंस्ट्रक्टर। मेथड में या कंस्ट्रक्टर में खुद के ऑब्जेक्ट को ही कॉल करना रहता है या फिर पॉइंट आउट करना रहता है, तो इसके लिए क्या रहता है, दिस। दिस मतलब मराठी में क्या, हाँ, बराबर है। हिंदी में क्या बोलते हैं, ये वाला, मतलब रिफर करते हैं हम लोग। द दिस इज यूज इनसाइड द मेथड और कंस्ट्रक्टर टू रिफर इट्स ओन ऑब्जेक्ट। खुद के ऑब्जेक्ट को मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर, मेथड भी आपको मालूम है, कंस्ट्रक्टर भी आपको मालूम है। मेथड तीसरी बार आप पढ़ रहे हो, कंस्ट्रक्टर आप शायद दूसरी बार पढ़ रहे हो, बराबर है। दैट इज दिस इज ऑलवेज रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द करंट। दिस मतलब बहुत सारी कंसेप्ट क्या है, सिंपल, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कि ये वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी के लिए मैं जो रेफरेंस कर रहा हूँ उसके लिए यूज ऑफ अ दिस कीवर्ड क्या होता है, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रिफर द करंट क्लास। दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए भी दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड, और दिस कैन बी यूज टू पास एज आर्ग्यूमेंट एज अ मेथड कॉल। लास्ट वाला तो आपको नहीं जमेगा याद रखने के लिए, लेकिन याद तो रखना ही है। पहले में क्या करेंगे, करंट क्लास को, दूसरे में क्या करेंगे, करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को, तीसरे में क्या करेंगे, करंट क्लास मेथड को, और लास्ट में क्या करेंगे, दिस कैन बी पास एज एन आर्ग्यूमेंट टू द मेथड कॉल। मेथड कॉल के लिए मैं आर्ग्यूमेंट जैसा पास कर सकता हूँ। होमवर्क में आपको खुद से प्रोग्राम देखना है और सॉल्व करके मुझे बताना है, मुझे कुछ भी पूछना नहीं है इसमें से, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले भी हो चुका है आपका, और आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज मतलब क्या, कचरा। इसका थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे, बाकी का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कचरा क्या रहता है, अपने घर में बहुत सारी चीज़ें रहती है, या फिर आपका आप कुछ भी काम कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप लेके बैठते हो, वो चीज़ों से, रॉ मटेरियल से, या फिर ऐसे ही छोटे मोटे चीज़ों से एक बड़ी चीज़ बनाते हो। उसके बाद में जो अनवांटेड चीज़ें वो घर में ही रखते हो क्या, नहीं, वो फेंक देते हो। क्यों, ताकि ज़मीन साफ़ हो जाए, आपकी बैग साफ़ हो जाए, या फिर जहाँ पे आप वर्क साइट है वो साफ़ हो जाए, एंड बेटर यू कैन स्टार्ट विथ अ न्यू स्टफ, बराबर है। एक छोटा सा असाइनमेंट लिखते हो,
कुछ तो रफ पेजेस बनाते हो, रफ पेजेस बाद में वैसे ही रखते हो क्या, नहीं फेंक देते हो। तो सिमिलर टाइप से क्या रहता है, गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज मतलब कचरा। अभी आप बोलोगे कंप्यूटर में गार्बेज कहाँ से आया, बराबर है, प्रोग्राम में कचरा कहाँ से आया। तो क्या होता है, प्रोग्राम जैसे भी एग्जीक्यूट होता है हम लोग बहुत सारे वेरिएबल यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज़ करते हैं, बट एक टाइम आता है जब भी अनयूज जो हमारे रेफरेंस या फिर हमारे जो ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी रिसोर्स है जो काम के नहीं है वो वैसे ही रहे, तो क्या होगा, मेमोरी अलोकेट होती रहेगी उसके लिए। और आपको मालूम है कंप्यूटर में मेमोरी या फिर स्टोरेज लिमिटेड रहता है, तो मेमोरी अनयूज चीज़ों के लिए आप अलोकेट करके रखें, और अनयूज ऑब्जेक्ट, अनयूज रेफरेंसेस, तो ये सब को क्या करना है, अन रेफरेंस ऑब्जेक्ट ये सबको कोई तो ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो कचरा बन गया अभी, वो कुछ काम का नहीं है। तो काम का नहीं तो रख के कुछ मतलब है क्या, आंसर इज नो। तो वो नहीं है, तो उसके लिए उसको ढूंढो, ढूंढ के उसको निकाल दो और मेमोरी को रिक्लेम करो। ऐसे ही कुछ वर्ड पढ़ने मिलेंगे, देखो, अनडिफरेंस ऑब्जेक्ट, बाद में स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट शुड बी क्लियर फॉर लेटर रीअलोकेशन, गार्बेज करेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिक्लेमिंग। तो ये सब डिटेल में बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए याद रखो कि गार्बेज करेक्शन करना है तो गार्बेज पहले क्या है जान लो कि अनरेफरेंस अनयूज ऑब्जेक्ट है, रेफरेंसेस है जो काम के नहीं है, उनको ढूंढो, ढूंढने के बाद उनको एम्प्टी करो या फिर डिलीट करो, सो डैट मेमोरी जो कुछ भी खाली होगी वो आगे चल के आने वाले आपके ऑब्जेक्ट या किसी और चीज़ के लिए या फिर क्लास के लिए यूज़फुल हो सकती है। तो यही क्या है गार्बेज करेक्शन, उसका थ्योरी अच्छे से देखना है हमें और उसका एक प्रोग्राम देखेंगे। ये इतना ही पार्ट है आपको गार्बेज करेक्टर का, ये आगे पीछे कहीं पे भी काम में नहीं आ रहा है, पूरे बुक में नहीं आएगा और नॉर्मल जावा में भी नहीं आएगा, बराबर है। तो इसके पहले जो देखा डिस पॉइंटर, उसके लिए भी सिमिलर कंसेप्ट है, वो पूरे जावा के बुक में आपको कभी लगेगा नहीं वापस से, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में भी उसका रेयरली यूज़ है, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, मैं फ़ोटो तो भेजूँगा, आपके बुक में से भी पढ़ना है आपको, और C और C++ का रिवीजन करना स्टार्ट करो, जावा बहुत ईजी जाएगा। थैंक यू।